लखनऊ से 519 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश और ऋषिकेश से गंगोत्री लगभग 300 किलोमीटर दूर है। वहां से यमुनोत्री 45 किलोमीटर और यमुनोत्री से वापस लखनऊ 750 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यानी ये जर्नी जो मैंने अपनी इओन को ड्राइव करके पूरी करी, ये जर्नी इन टोटलिटी 1615 किलोमीटर की है। यमुनोत्री जो कि सी लेवल से 10,800 फीट की ऊंचाई पर है और गंगोत्री जो सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, इन दोनों जगहों को मैंने अपनी गाड़ी ड्राइव करके 4 लोगों को और बिठा करके कंप्लीट किया और रास्ते में ढेर सारा फन भी किया। मेरे पिछले एपिसोड में हम टिहरी पर रुक गए थे, अनप्लान्ड स्टे, जहां हमें बहुत मजा आया क्योंकि हमें परफेक्ट स्टे मिल गया था, परफेक्ट व्यू मिल गया था और परफेक्ट इवनिंग हमने गुजारी थी। मैं वीरा, मेरी दुनिया विद वीरा में आपको इस लंबी जर्नी पर एक बार फिर से ले चल रही हूँ जो मैंने गंगोत्री और यमुनोत्री की सन 2019 में अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने गाड़ी चलाते हुए सीखे। जैसे कि आप जब पहाड़ पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको लेफ्ट नहीं, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे अपनी गाड़ी रखनी पड़ती है। कभी कभी तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि गाड़ी पहाड़ से चिपक कर निकलती है। पहाड़ों पर ओवरटेक करना आसान काम नहीं होता क्योंकि रोड्स बहुत नैरो होते हैं और कर्व्स काफी ब्लाइंड होते हैं। एक और प्रॉब्लम पहाड़ों पे आती है, अक्सर पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पर पत्थर गिरे हुए मिलते हैं और ये बड़े स्लिपरी पत्थर आपकी गाड़ी को आगे स्मूथली बढ़ने नहीं देते हैं। छोटी गाड़ी अगर है तो एक और प्रॉब्लम आती है, साइलेंसर और शॉक एब्जॉर्बर दोनों ही काफी लो प्लेस्ड होते हैं, इसलिए पथरीली जगह पर या जहां पर मिट्टी दलदल जैसी जगह होती है, कार वहां पर फंस जाती है। पर छोटी कार की खूबियां भी होती हैं। पहाड़ों पर जो ट्रैफिक जैम होता है ना, वो किलोमीटर्स तक फैलता है। ऐसे में छोटी कार के फंसने के चांसेस कम होते हैं। पहाड़ों की एक और बहुत अच्छी बात होती है, वो ये कि ज्यादातर लोग रोड के रूल्स को फॉलो करते हैं और मेरे लिए पर्सनली जो सबसे अच्छी बात होती है, पहाड़ों पे बाइफर्केशंस बहुत कम होते हैं। सीधा रास्ता होता है जो आगे चलता चला जाता है। यानी आपको सिर्फ अपनी ड्राइविंग स्किल को मजबूत रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं जहां भी बाइफर्केशन देखती हूँ ना, मैं सुपर कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। रास्ता भूलने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कहीं भी रास्ता भूल सकती हूँ। आप ना मुझे बीच सड़क में खड़ा कर दो चौराहे पर और गोल गोल घुमा दो, आप देखना मैं अपने घर तक का रास्ता भूल जाऊंगी। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही हूं मैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में ये इतनी दूर गाड़ी चलाकर कैसे चली गई। मैंने कहा ना, मेरी ड्राइविंग स्किल्स परफेक्ट हैं, मेरा रोड सेंस थोड़ा गड़बड़ है। तो आइए, पहाड़ों पर ड्राइविंग का ज्ञान देने के बाद अब मैं वापस टिहरी डैम पर चलती हूँ जहां हम रुके हुए थे। अगली सुबह हमें उत्तर काशी की ओर बढ़ना था और जहां पर हमारे प्यारे मुकेश जी ने वादा किया था कि उन्होंने हमारे लिए होटल बुक करा रखा है। ऋषिकेश में उन्होंने हमारी कॉल रिसीव नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने लखनऊ में ही हमें ये आश्वासन दे दिया था कि उत्तर काशी में उन्होंने हमारे लिए कमरा बुक कर दिया है। और चूंकि वो उत्तर काशी में ही प्लेस थे, तो हमें लगा कि हम वहां मिल करके पूरा मामला क्लियर कर लेंगे। पर जनाब, क्लैरिटी तो बड़ी मुश्किल चीज होती है। तो जब हम टिहरी डैम से उत्तर काशी की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने बहुत ध्यान से उस ह्यूज टिहरी लेक को देखा जिसमें एक पूरा गांव समा चुका था। पता है, मुझे दिल में एक दर्द सा उठा। मुझे लगा इतने सारे लोग बेघर होकर जब दूसरी जगह गए होंगे
तो उन्हें कैसा लगा होगा। और उससे भी ज्यादा मुझे हर बांध को देखकर बहुत दुख होता है। पूछे क्यों? देखिए, नदी का एक स्वाभाविक स्वभाव है बहना, नेचुरल फ्लो। नदी मतलब बहना। पर हम इंसान अपनी सुविधाओं के लिए, अपने फायदे के लिए उसके नेचुरल फ्लो को रोककर जगह जगह बांध बनाते हैं। और पहाड़ों पर तो ये बांध इतने ज्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो सच में जब मैं पहाड़ी नदियों पर बने इन बांधों को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि आफ्टर ऑल प्रोग्रेस भी तो जरूरी है। जो लोग इन पहाड़ी गांव में रहते हैं उन्हें भी तो सुविधाओं की जरूरत है। उन्हें भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उन्हें भी पानी का प्रॉपर सप्लाई चाहिए, उन्हें भी पक्के मकान चाहिए, उन्हें भी पक्की सड़क चाहिए। आपको पता है, पहाड़ी जीवन बहुत मुश्किल होता है। पहाड़ पे नदियां होने के बावजूद पानी की बेहद कमी होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ कि सही क्या है, नेचर को बचाना या इंसान को बचाना, या दोनों के बीच बैलेंस लाना। एनीवे, ख्याल तो ख्याल ही है, दिमाग में तो हमेशा खिचड़ी पकती ही रहती है। तो जब हम टिहरी बांध से ऊपर के रास्ते पर होते हुए उत्तरकाशी की ओर बढ़ रहे थे, तो मैंने देखा गवर्नमेंट ने लेक पर बहुत सुंदर से फ्लोटिंग लॉजेस भी बना रखे थे। मैंने डिसाइड किया फिर कभी जब टिहरी आऊंगी तो इन फ्लोटिंग लॉजेस में भी जरूर रुकूंगी। पर अभी टाइम था आगे बढ़ने का, उत्तरकाशी की ओर। उत्तरकाशी पहुंचने से पहले एक प्यारा सा छोटा सा स्पॉट आता है कमांद। कमांद एक छोटा सा कस्बा है और जैसे ही हम कमांद के लिए मुड़ते हैं, एक रिमोट सा लॉज दिखाई पड़ता है। उस लॉज की खासियत ये है कि वो बिल्कुल पहाड़ के एंड पे बना हुआ है। उसकी टेरेस ऐसी है जहाँ पे खड़े हो जाएंगे आप तो आपको पूरा कमांद का कस्बा दिखाई पड़ेगा। तो भाई, भूखे प्यासे लोग क्या करते हैं? भूखे प्यासे लोग लंच के लिए रुक जाते हैं। हम भी रुक गए। कमांद पे एक बार फिर से कॉफी और मैगी का पूरा मजा लिया। उस टेरेस पर जगह जगह पे छाते लगे हुए थे और नीचे कुर्सियां पड़ी हुई थी। तो हम सब एक एक छाते के अंदर ग्रुप बनाकर बैठ गए और चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से बातें करने लगे। और फोटोशूट तो करना ही था। वो जगह इतनी फोटोजेनिक थी, इतनी सीनिक ब्यूटी थी वहां पर कि हम 1 घंटे वहां पर बैठे ही रह गए। और फिर टाइम आया उत्तरकाशी की ओर आगे बढ़ने का। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि मिस्टर मुकेश ने वहां पर हमारे रूम बुक कर ही दिए होंगे। पर वो एक बहुत ही हैरोइंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि काफी देर उत्तरकाशी पहुंचने के बाद सड़क पर खड़े होकर उनका वेट करने के बाद एक आदमी धीमी धीमी गति से चलता हुआ हमारी ओर आया, पैदल चलता हुआ हमारी ओर आया। उसने हमें शहर के अंदर एक बहुत ही सकरी सी गली में, एक बहुत ही गंदे से होटल के सामने, एक बहुत ही छोटे से रूम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भाई, मैंने जैसे उस जगह को, उस रूम को देखा जो कि बहुत ही शेडी सा प्लेस लग रहा था, मेरे को तो दहशत हो गई। मैंने वहीं पर तुरंत हथियार डाले और मैंने कहा, अब फाइनली इन मिस्टर मुकेश को बाय बाय। अब से जो मैं डिसाइड करूंगी वही होगा। नो मोर ऑफ मिस्टर मुकेश। ये कहते हुए मैंने उस गली में से अपनी गाड़ी किसी तरह से तकलीफों के बाद वापस करी और मैं उत्तरकाशी के बाईपास रोड पर वापस आई। और फिर शुरू हुआ होटल्स को तलाशने का सिलसिला। सनसेट होने से ठीक पहले हमें एक ऑसम सा लॉज मिला जिसमें सुपर सॉफ्ट बेड थे और ये लॉज नदी के ऊपर बना हुआ था। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो उस होटल का मैनेजर था वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था। उसने लाइक अ ट्रू बिजनेसमैन हमें बेस्ट रूम्स दिए और रात को जो हमें डिनर मिला उसने पर्सनली हम सबको डिनर सर्व किया और जो अमेजिंग उसने हलवा खिलाया, स्लर्प स्लर्प, यम यम, जुबान, आत्मा सब कुछ तरबतर हो गई। डिनर
और चेक इन के बीच में एक और स्टेज भी आया था। वो स्टेज था हमारा उस होटल के पीछे वाले रास्ते से नीचे उतरकर नदी तक पहुंचना और नदी के बीच जो बड़े बड़े गोल पत्थर पड़े हुए थे उन पर बैठ करके फोटोशूट करवाना और पानी में पैर भिगोते हुए एक दूसरे को छींटे मारना और हंस हंस करके मिस्टर मुकेश को ढेर सारी बातें सुनाना। हालांकि फिजिकली वो वहां नहीं थे, पर हम सबको गुस्सा बहुत आ रही थी उन पर। ये अलग बात है कि मीरा मौसी बहुत स्वीट हैं। वो मिस्टर मुकेश के लिए गजक लेकर आई थी और उन्होंने होटल के मैनेजर को कन्विंस भी कर लिया कि ये गजक उनके पास छोड़कर जाएंगी और मिस्टर मुकेश को कॉल करके कहेंगी कि वो उस होटल से उस गजक को ले ले जो मीरा मौसी उनके लिए लखनऊ से लेकर आई थी। है ना मेरी मीरा मौसी बहुत स्वीट? यही तो उनकी खासियत है, वो सच में लोगों की बहुत केयर करती है। उस होटल में एक हेवनली सी रात बिताने के बाद अगले दिन मैं अपनी गाड़ी को गंगोत्री की ओर बढ़ाने वाली थी, जो कि मैंने बताया आपको सी लेवल से तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। अब रास्ता कठिन होने वाला था, पर उससे पहले हमें चारधाम यात्रा वाले काउंटर पे जा करके अपने बायोमेट्रिक कार्ड्स बनवाने थे। और यहाँ पर पता चला कि हम 5 लोगों में से 2 के पास आधार कार्ड था ही नहीं। लकीली हमने अपने फोन में फोटो सेव कर रखी थी, जिसकी वजह से हम बच गए और हमारे कार्ड्स बन गए। एक सीक्रेट शेयर करूं आपसे, इस पूरी जर्नी में, उस पूरे रास्ते में मुझे तब तक कोई वुमन ड्राइवर नहीं दिखाई पड़ी थी, तो मेरा हाई होने का लेवल ही डिफरेंट लेवल पे था, क्योंकि मैं ऐसी अकेली महिला ड्राइवर थी जो गंगोत्री तक अपनी कार को बढ़ाए लिए जा रही थी। जो भी आदमी बगल से गुजरता वो एक बार मुझे ध्यान से देखता और फिर मेरी कार को ध्यान से देखता, और मैं उसे देखकर पलटकर मुस्कुराकर धीरे से अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ा लेती। और जैसे ही मैं आगे बढ़ाती, पीछे से हिप हिप हुर्रे की जोर से आवाजें आती। उत्तरकाशी से निकलने के काफी देर बाद तक मीरा मौसी मिस्टर मुकेश को याद करती रही। शाम को 4 बजे के आसपास हमें बर्फीले पहाड़ों की चोटियां दूर से नजर आने ही लग गईं, और उसी के साथ शुरू हुआ गोल घुमावदार चढ़ाई वाले रास्तों का सिलसिला। चैलेंज ये था कि गंगोत्री हमें 5 बजे तक पहुंच जाना था, क्योंकि मंदिर शाम 6 से 6:30 बजे के बीच में बंद हो जाता है। किसी तरह से मैंने गाड़ी को तेज भगाया और हर्सल पहुंचने से पहले मैंने एक और रॉन्ग टर्न लिया, पर ये रॉन्ग टर्न उस शाम का राइट टर्न बन गया, क्योंकि हम धराली की ओर मुड़ गए थे। और धराली एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रिमोट कस्बा है जो कि नदी के किनारे पर बसा है और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, हर्सल से 3 गुना ज्यादा सुंदर। तो जब मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटा सा होटल देखा। मेरे दिमाग का बल्ब जला और मैंने सबसे कहा कि काम करते हैं, इस होटल में अपना रूम बुक कर लेते हैं, उसके बाद हम गंगोत्री दर्शन के लिए चलते हैं और लौट कर जब आएंगे तो इसी होटल में रुक जाएंगे। तो हम सब फटाफट उस होटल में उतरे, हमने एक कप चाय पी, रूम बुक करा और फिर हम गंगोत्री की ओर आगे बढ़ गए। उस होटल का नाम मुझे याद है, उस होटल का नाम था पैसिफिक इन, जो कि बिल्कुल नदी के और पहाड़ों के किनारे पर बना हुआ था। जब हम गंगोत्री पहुंचे तो मूसलाधार बरसात होना शुरू हो चुकी थी, पर दर्शन तो करने थे, तो गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाकर हम सब धीरे धीरे आधा किलोमीटर दूर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में हमने डिस्पोजेबल बरसातियां खरीदी और हम सब एक एक बरसाती ओढ़कर मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने गंगोत्री के मंदिर में कदम रखा, लगा जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। पीछे गंगा जी का जबरदस्त शोर, सामने ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, हमारे सर पे टपकती हुई बारिश, हम सब रेनकोट में ढके हुए, और सामने एक छोटा सा प्यारा सा गंगा माँ का मंदिर। वैसे तो गंगा का उद्गम कहते हैं गोमुख से हुआ है,
और गोमुख गंगोत्री से भी तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे जाके है। वहां तक जाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे सिर्फ ट्रैकिंग करके ही जाया जा सकता था। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि गंगोत्री में एक एक पल को हमें अंदर तक आत्मसात करना है। शाम के समय ठंडी हवाओं के थपेड़े खाते हुए, उन बर्फीली कटीली हवाओं को बर्दाश्त करते हुए, गंगा नदी की अटखेलियां देखते हुए, उसके शोर को सुनते हुए, मंदिर की परिक्रमा करते हुए, अनगिनत फोटोग्राफ्स खींचने के बाद जब हम वापस आए पार्किंग एरिया में, तो पता है हमें क्या मिला? गर्मा गर्म समोसों का एक ठेला मिला। बस फिर क्या था? बारिश में भीगे हुए इंसान को अगर गर्मा गर्म समोसे एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ मिल जाए तो क्या होता है? अरे ऊपर से भगवान का आशीर्वाद होता है ये। तो फिर इस आशीर्वाद को हम कैसे नहीं लेते? हम सब वहां रेलिंग के सहारे सटकर बैठ गए और हमने जम करके बिंजिंग करी समोसे और चाय की। चूंकि अब हम दर्शन कर चुके थे, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन था नहीं। हमारे लौट करके ठहरने की जगह भी पक्की हो चुकी थी, इसलिए हम और भी सेटिस्फाइड थे। तो वहां पर तकरीबन 1 घंटा बिताने के बाद मैं अपनी कार को हौले हौले वापस धराली पर ले आई और हमने पैसिफिक इन में फाइनली चेक इन कर ही लिया। मैं वीरा, मेरी दुनिया विद वीरा में आपको इस लंबी सी जर्नी पर ले चल रही हूँ, गंगोत्री और यमुनोत्री की। तो भाई आज के इस पॉडकास्ट में मैंने आपको गंगोत्री के दर्शन तो करा ही दिए। अब अगले एपिसोड में मैं आपको धराली से आगे यमुनोत्री की ओर ले जाऊंगी। चलेंगे ना मेरे साथ? तो मेरे इस एपिसोड को सुनिए, लाइक करते हैं तो औरों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी डाल सकते हैं आप, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए मेरे नए अपडेट्स को जानते रहने के लिए। और जब तक मैं आपसे ना मिलूं, तब तक आप अपनी ट्रैवल की प्लानिंग करते रहिए। ओके?